नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बेलगाम करणी सेना शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। आगरा में उग्र प्रदर्शन के बाद अब अलीगढ़ में करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के लोगों ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला किया। राणा सांगा विवाद के बाद आगरा की जमीन से शुरू हुई दलित बनाम ठाकुर की इस राजनीति का असर अब पूरा सूबा महसूस कर रहा है। अखिलेश यादव पीडीए के अपने हथियार की धार तेज करने की कोशिशें लगातार करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उनकी ये कोशिशें पुलिस थानों में ठाकुर पुलिस वालों की तादाद बताने से लेकर राजा भैया पर भड़कने तक में हमें साफ नजर आती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस साफ है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भी योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया कि हिंदू मां बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाले अपना अंजाम भुगतेंगे। उनके इस बयान और पहले के कई बयानों पर नजर डालें तो साफ नजर आता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव की गाड़ी उत्तर प्रदेश में किन रास्तों से होकर गुजरने वाली है। ऐसे में यूपी की राजनीति की आने वाले दिनों की तस्वीर को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक शरद प्रधान जी। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। तो सबसे पहला तो सवाल यही है सर कि ये करणी सेना जो है ये योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की मदद कर रही है या अखिलेश यादव की मदद कर रही है? क्योंकि ये जब भी कुछ करते हैं तो अखिलेश यादव को तो मौका मिलता है कि वो दलित बनाम ठाकुर के अपने नैरेटिव को अंडरलाइन करें। देखिए, समस्या इस बात की नहीं, समस्या इस बात की है कि योगी आदित्यनाथ के पास और कोई हथियार ही नहीं है। क्योंकि जब से उन्होंने राजनीति शुरू करी और खासतौर से जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से उसको उन्होंने और धार उसकी तेज कर दी है। हिंदू मुसलमान कम्युनल डिवाइड, अगर उनकी राजनीति ही इसी से शुरू हुई है। मैं तो जो इनकी किताब लिखी है उसका टाइटल ही यही है, योगी आदित्यनाथ, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड पावर, द अनटोल्ड स्टोरी। रिलीजन के जरिए से जो है वो पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिक्स के जरिए से पावर में, जो तो पूरा उनका फोकस इसी पे रहता है। और वो समझते हैं कि यही जरिया है जिससे वो अल्टीमेट उस कुर्सी तक पहुंच सकते हैं जिसका वो सपना देख रहे हैं, दिल्ली तक। और उन्हें शायद ये भी लगता है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी जब वहां के गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2002 का दंगा करा के, या जो इस तरह माना जाता है कि उनके दौरान जो दंगा हुआ जिसमें वो कोर्ट से तो एब्सॉल्व हो गए, लेकिन एक आम धारणा यही बनी हुई है कि उनका उसमें क्या रोल था एज चीफ मिनिस्टर। तो उन्हें लगता है वो रूट करके मोदी तो वहां तक पहुंच गए तो मैं भी कोई नहीं, वो क्यों नहीं वही रास्ता अपनाऊं। बात में जो आदमी को ज्यादा एक्सपीरियंस है उसकी लॉजिक में दम है। तो इसी वजह से उनको आज इसमें भी जब वो बात कर रहे हैं वो उसी तेवर के साथ बात करते हैं। और वो ये सोच करके मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि ये रूट इज द बेस्ट वे टू राइज इन पॉलिटिक्स इन इंडिया, आज की पॉलिटिक्स। यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा आरोप लगा दिया कि करणी सेना वाले ये जो हमले कर रहे हैं या जो ये बेअंदाजी कर रहे हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ के इशारों पर हो रहा है। ये क्या इतना डायरेक्ट हो सकता है क्या? देखिए, जिस तरीके से करणी सेना एक बार समझ में आता है कि आपको गुस्सा चढ़ा और आप लेकर के पहुंच गए, लेकिन जिस तरीके से बार बार वो कुछ ना कुछ हरकत करते हैं उससे ये जाहिर होता है कि योगी आदित्यनाथ अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं अपनी ही पार्टी वालों। क्योंकि ये करणी सेना जो है ये ना, वो तो किस तरह लोग हैं उसमें सबको मालूम है। अब योगी आदित्यनाथ की जो हिंदू युवा वाहिनी थी वो तो हिंदुत्व पे फोकस थी, वो उन्होंने खुद ही ऑलमोस्ट डिसबैंड कर दी। तो ये करणी सेना, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर करणी सेना की इजाद उसके बाद हुई है और इस मकसद से हुई है कि उनका ठाकुरवाद इसके जरिए से सामने दिखाया जाए। सबको मालूम है कितना ज्यादा उनको ठाकुर को लेकर के जितना उनको प्रेम है, अच्छी बात है, प्रेम होना चाहिए, लेकिन वो इस एक्सटेंट तक चला जाए कि दूसरे को नीचा दिखाने पे और केवल उन्हीं के वेलफेयर के लिए फोकस्ड रहे, तो वो गलत है। एक मुख्यमंत्री के लिए तो बिल्कुल ही गलत है। तो पहले भी हुए हैं, अलग अलग जाति के मुख्यमंत्री हुए हैं, राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, ठाकुर थे, बड़े ठाकुर नेता रहे, लेकिन ये नौबत कभी नहीं आई
कि ये ब्रांडिंग कर दी जाए कि साहब ये तो ठाकुरों के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए लोगों का मानना कि करनी सेना जो है वो इनसे इन्फ्लुएंस्ड है या इनके जरिए से जो किनकी वजह से एक्टिव है ज्यादा, इसमें मुझे लगता नहीं कोई गलत हो। सर, पिछले दिनों बीजेपी के कुछ विधायकों ने, चूंकि आपने ठाकुरवाद की बात की, तो पिछले दिनों बीजेपी के कुछ विधायकों ने पुलिस वालों पर बेअंदाजी के आरोप लगाए और अब इस मौके का फायदा उठाकर या इन आरोपों के बीच में कहिए कि अखिलेश यादव पुलिस वालों की तैनातियों को सीधे सीधे ठाकुर राज से जोड़ रहे हैं। वो थाने गिनवा रहे हैं, इस थाने में इतने ठाकुर हैं, इस थाने में इतने ठाकुर पुलिस वाले हैं। आप इस पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? क्या अखिलेश यादव की आप इसके पीछे रणनीति देखते हैं? देखिए, ये सब बातें काफी दिन से हो रही हैं। अखिलेश यादव तो अब कह रहे हैं, ये काफी दिन से बात हो रही है, और ये जब इस तरीके का, बल्कि लोग ये भी कमेंट करते हैं कि जिस तरह मुलायम सिंह यादव के टाइम में हर थाने पे यादव दिखता था, ऐसे ही आज हो गया कि योगी आदित्यनाथ के राज में थाने पे ठाकुर दिखता है। तो ये कितना एक्यूरेट है, कितना सही है, नहीं पता, लेकिन ये आम धारणा है डेफिनेटली कि योगी आदित्यनाथ हर मामले में बहुत ज्यादा ठाकुर हैं और बहुत ज्यादा ठाकुरवादी हैं, जिसकी वजह से तमाम ये जो डाउन द लाइन ये थानों में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है। क्योंकि खासतौर से जहां ठाकुर तैनात होता है, वैसे ही जिस तरह की मुलायम के टाइम में जब यादव तैनात होता था, तो उसको बेफिक्री हो जाती है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। वो जो एक हिंदी में कहावत है ना, सैया बहे कोतवाल, वो वाली टेंडेंसी दिखने लगी है बहुत ज्यादा, और ये काफी दिन से चल रहा है। ये अभी ऐसा नहीं है कि अभी अखिलेश यादव ने कहा और ये चीज दिखने दी, काफी दिन से ये बात चल रही है। अखिलेश यादव को यह भी लगता है कि मैं जितना ठाकुर राज को अंडरलाइन करूंगा उसी अनुपात में मेरा पीडीए भी अंडरलाइन होगा, क्योंकि राजनीति तो वही है, अगड़ा बनाम पिछड़ा। नहीं, इसकी वजह से देखिए, ऑलरेडी जो नॉन ठाकुर हैं प्रदेश में, उनको ये फीलिंग होने लगी है, खासतौर से ब्राह्मण्स में, कि भाई ये जो है ठीक है, प्रो ठाकुर आप हो, लेकिन आप तो दूसरों के एंटी हो गए। और जो ठाकुर लोग तैनात हैं वो जिस तरीके से बिहेव करते हैं, उस बोलते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो अखिलेश यादव को डेफिनेटली इस बात का बेनिफिट मिलता है। जब वो इस बात को उभारते हैं तो लोगों को लगता है हाँ भाई ये बात तो सही कह रहा है, ये हो रहा है। आदि पास्ट भूल जाता है। ये पब्लिक भी, ह्यूमन मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, पब्लिक मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। तो अब वो यही सोचते हैं हाँ आज की डेट में तो यही हो रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा हो रहा है। और अखिलेश यादव को अपनी पीडीए का इसके खासतौर से रामलाल सुमन वाले मामले को लेकर के तो और ज्यादा बेनिफिट मिला है, क्योंकि लोगों को साफ साफ दिखने लगा है जितना ये अटैक करेंगे उन लोगों पे, रामलाल सुमन पे, ये जिस तरीके की बात होंगी, तो ये एक फीलिंग लोगों में, और खासतौर से दलितों में, याद रखिए कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें दलित वोट सबसे ज्यादा फ्लोटिंग है। कि वो क्योंकि मायावती ने तो अपने बीजेपी के डर के चक्कर में, दौलत के डर के चक्कर में वो सब कुछ छोड़ दिया है, तो उनका तो दलित प्रेम दलितों को दिख गया, तो इसलिए वो ड्रिफ्ट कर गया। और खासतौर उन्हीं के साथ, दलितों के साथ, याद रखिए कि जो मोस्ट बैकवर्ड्स थे, ओबीसीज में जो ज्यादा नीचे वाले तबके हैं, जो ज्यादा गरीब लोग हैं, वो भी दलितों के साथ ही ड्रिफ्ट करते हैं। तो उन लोगों में ये फीलिंग बढ़ रही है कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल बाकायदा टारगेट कर रहे हैं। और इस वजह से जो समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव नहीं था पहले दलितों का, वो अब होने लगा कि उनको लग रहा है कि नहीं, मायावती से तो कुछ मिलना नहीं है, यहां से कुछ हासिल नहीं होना है। बीजेपी बड़ी कोशिश कर रही थी, मोदी ने पता नहीं क्या क्या किया उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, कुछ हद तक उन्हें फायदा भी हुआ। लेकिन ये इस इंसिडेंट को लेकर के मुझे लगता है कि और बड़ी तादाद में दलित समाजवादी पार्टी की तरफ ड्रिफ्ट करें। कुछ दलित ऑलरेडी मुड़ चुके थे पिछले चुनाव में, जो देखा कांग्रेस की तरफ, क्योंकि कांग्रेस ये कि कभी, लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी ये, कांग्रेस जमीन पे काम नहीं करती। और जिस तरह जब कांग्रेस अगर ये इसी सिचुएशन में दिखती कि हाँ कांग्रेस भी प्लेयर है गेम में, इस मैदान में, आज की डेट में अभी तक नहीं दिख रहा, तो और बड़ी तादाद में जाते हैं। तो अखिलेश यादव की ये जो टैक्टिक्स है, मेरे ख्याल जरूर पे करेगी। आपने सर ब्राह्मण्स की बात की, तो हाल में हमने देखा कि हरिशंकर तिवारी का जो एक चर्चित हाथा, उस पर बुलडोजर चला
उसके बाद अखिलेश यादव ने लिखा आता नहीं भाता। फिर लखनऊ में एक प्रदर्शन हुआ जिसमें पोस्टर लहराए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कि बाबा को हाथा नहीं भाता और ब्राह्मणों का उत्पीड़न बंद करो। तो क्या अखिलेश यादव ये दलित बनाम ठाकुर की इस राजनीति के, आपने उस बात को छुआ है, मैं थोड़ा और उसे थोड़ा विस्तार से जानना चाह रहा हूं कि अपने दलित बनाम ठाकुर की इस पॉलिटिक्स के साथ साथ ब्राह्मण बनाम ठाकुर या ठाकुर बनाम बाकी अगड़ा, ये पॉलिटिक्स भी अखिलेश यादव कर रहे हैं क्या? ठाकुर बनाम बाकी, ये इसमें ज्यादा जोर है, क्योंकि देखिए ब्राह्मण्स को भी इस बात की है जानकारी, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बात भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम अभी तक यही चली आ रही है कि घूम फिर के ब्राह्मण जो हैं वो बीजेपी के से हट नहीं रहे। तो ये अच्छा कर रहे हैं अखिलेश यादव कि उनको बार बार इस बात की याद दिला रहे हैं कि देखिए ये आपके लिए नहीं है। और बाबा योगी आदित्यनाथ अपने कारनामों से ये साफ दर्शा रहे हैं कि हाँ वाकई में उनको सिवाय ठाकुरों के और किसी से प्रेम नहीं। तो इस वजह से ये जो स्ट्रैटेजी है मेरा ख्याल आज के हालात में इनके लिए सही है, लेकिन इस पे इनको और मेहनत करनी चाहिए और दिखाने चाहिए क्लास, तमाम केसेस दिखला करके ये कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ देखिए इस तरीके से ठाकुरों के अलावा किसी के नहीं, और इसके बहुत से उदाहरण हैं। तो वो चीजें उसको ज्यादा उभारना चाहिए। अब ये अच्छा दूसरा क्या है कि कभी बीच बीच में योगी आदित्यनाथ जब वापस अपने हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं, उसके जरिए से उनके दिमाग में शायद ये बैठा हुआ है कि मेरा हिंदू मुसलमान का कार्ड ऐसा स्ट्रांग है कि लोग मुझे ठाकुर बनाम अदर्स वाली राजनीति जो है उनके ऊपर काम नहीं करेगी, वो ये सोचते हैं। तो हिंदुत्व का वो जो भरते हैं, वो पंप करते हैं इंजेक्शन, वो अपने इस हिंदू मुसलमान नैरेटिव के जरिए से कि ये कर देंगे और पूरी ये बदल देंगे और उनको नहीं कहीं बदला ले लेंगे हम, वो पता नहीं कैसे। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे बुलडोजर चल जाए इनका। हालांकि जो उनका स्टेटमेंट था, आपने गौर किया होगा, उनका जो पहला स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने यही कहा कि उनको अब जो है ये जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है 22 तारीख को, 23 को उनका स्टेटमेंट आया कि अब आतंकवाद की ये आखिरी ताबूत में आखिरी कील है। मुझे सच्ची में समझ में नहीं आया कि योगी आदित्यनाथ की ये स्टेटमेंट उस दिन जब वो इतना बड़ा अटैक करके भाग जाते हैं, उनकी किसी को खबर भी नहीं लगती, सिक्योरिटी के नाम पे कोई होता नहीं है, वो भाग जाते हैं और आज तक उनका कुछ नहीं बिगड़ पाया। तो और उसमें ये भी कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। अब मुझे नहीं समझ में आया मोदी जी इसको किस तरह से ले रहे होंगे कि योगी साहब कहां से आ गए आतंकवाद जो बॉर्डर पे हो रहा है कश्मीर पे उसके निपटने के लिए। तो मेरे ख्याल ये सब चीजें जो हैं, और वो कोशिश को सोचते हैं कि चलो इसके जरिए से नाम हो जाएगा। तो उनका बड़ा मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ सिचुएशन है। सोचिए एक तरफ दोनों चीजें चल रही हैं उनकी साइड बाय साइड। नहीं सर, मैं इसी से रिलेटेड मैं ये कि वो एक छत्तीसगढ़ बीजेपी का जो एक पोस्टर आया था जो जिसे लेकर काफ़ी चर्चा रही, जिसमें छत्तीसगढ़ बीजेपी ने लिखा धर्म पूछा जाति नहीं याद रखेंगे, और फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उससे कैटेगोरिकली कहा कि हिंदू माँ बहनों का सिंदूर छीना। तो ये मतलब योगी आदित्यनाथ अपने आप को एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भाई मैं आतंकवाद भी मिटाऊंगा, खाली यूपी का कानून व्यवस्था नहीं, आतंकवाद भी मैं ही मिटाऊंगा। उनको ये नहीं पता कि आतंकवाद बुलडोजर से ठीक नहीं होता, ना उत्तर प्रदेश पुलिस की गोलियों से ठीक हो पाएगा। ये जो है ये अब होता है, आदमी को जब एक्सपीरियंस नहीं हो तो इस तरीके की बातें आदमी बोल जाता है। जब एक्चुअल निपटना पड़ता है तब कुछ और होता है। भाई उनको ये शायद भूल रहे हैं कि मोदी तो उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल हैं, वो पूरी सरकार के ऊपर बैठे हुए हैं, सर्वे सर्वा हैं, वो नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या करें उनका। आज तक वो ये नहीं तय कर पाए कि कौन जिम्मेदार है इस लैप्स के लिए। लैप्स तो अमित शाह ने एडमिट किया, तो कम से कम इतना तो मुंह खोल सकते हैं, बता देते, तो वो नहीं कर पा रहे। पता नहीं योगी जी लखनऊ में बैठे कैसे सोच रहे हैं कि वो तो। और जहां तक उसका सवाल है सिंदूर मिटाने वालों का, तो मरने वालों में जो मुसलमान हैं उनकी भी तो ठीक है, वो सिंदूर नहीं लगाते, लेकिन उनका भी तो पत्नियां बेवा हुई हैं। बिल्कुल, और ये तो फैक्ट है ना। तो इसमें ये भूल जाते हैं। इसमें मुझे लगता है नीरज की एक चीज और भी सोचनी चाहिए
ये मतलब इससे ज्यादा खराब इंसिडेंट हो नहीं सकता, और इसका मुंह तोड़ जवाब एक्चुअली देना चाहिए। जुबानी जमा खर्च तो बहुत हो चुका एक्चुअली, लेकिन साथ साथ उनको तो, पाकिस्तानियों को तो इलाज करना चाहिए, आतंकवादियों का इलाज करना चाहिए, लेकिन अपने लोग जिनकी कुताई की वजह से हुआ उनको क्यों छोड़ रहे हैं? बिल्कुल भाई आपने आफ्टर ऑल ये कहना कि साहब सिक्योरिटी जो है वो पता नहीं था कि वहां पे आ गए सैलानी। वहां तो सिक्योरिटी तब देते हैं जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, वो तो जून में होती है। अब ये चले आए, हजारों टूरिस्ट रोज जा रहा है और सरकार को पता नहीं, बेचारे इनोसेंट, कहाँ पता लगेगा? और या इससे ये भी चीज जाहिर होती है कि उनको फिक्र है उन्हीं की खाली जो अमरनाथ यात्रा में जाते हैं, दूसरा फिक्र है निशिकांत दुबे जैसे लोगों की जो दावत करते हैं बड़ी जबर। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रिजॉर्ट है जहां पे उनकी दावत हुई थी गुलमर्ग में। उसका मैं देख रहा था इंटरनेट पे, उनका टैरिफ 50,000 से 1 लाख, 50,000 मिनिमम है रूम का टैरिफ का। तो मतलब उन लोगों के लिए सिक्योरिटी है। तो भैया आप करो, पाकिस्तान का तो जो भी करोगे हम ताली बजाएं, लेकिन साथ साथ अपने लोगों को आप नजरअंदाज मत करिए, जिनकी कुताई की वजह से, जिनकी ढील की वजह से, और हो सकता है जिनकी मिले हो उनमें से लोग जिन्होंने सिक्योरिटी वहां से विड्रॉ करी। नहीं तो इतने आराम से इतने सारे आतंकवादी आए, मारे, पूछें तुम हिंदू हो मुसलमान, और भाग जाए। और आज 8 दिन 6 दिन हो गए हैं, कोई पुरसा हाल नहीं, कोई खबर नहीं है। और ये देखिए हम लोग, हमें हमें बड़ा ये बहुत ही ज्यादा आउटरेजियस लगता है, बहुत ही ज्यादा गुस्से की बात जब वो पूछ करके हिंदू मुसलमान करते हैं। लेकिन कभी ये भी दिमाग में आना चाहिए कि हम लोगों ने बिना ये बोले हुए दाढ़ी और टोपी की तो बात करी है ना, लिंच करने से पहले, मारने से पहले, ट्रेन में चल रहे हम गोली मार देने से पहले, या सड़क चलते पकड़ करके मार देने से पहले। तो ये जरा सा हमें भी सोचना पड़ेगा कि ऐसी चीजें हमें भी नहीं करनी चाहिए। वो तो है ही गंदे लोग। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा नीरज जी, जहां तक हिंदू मुसलमान का सवाल है, ये खाली हमारे यहाँ के लोग नहीं बोलते हैं, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है मुनीर, उसने भी हिंदू मुसलमानी तो किया है। उनमें और इनमें क्या फर्क है? मुझे बड़े ताज्जुब होता है इस बात का कि हमारे रूलिंग पार्टी के लोग या उससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो इतना हिंदू मुसलमान करते हैं, तो इनमें और जनरल आसिम अरुण, क्या नाम है, आसिम मुनीर में क्या फर्क है? तो बड़ी अजीब बात है। आप सोचिए कि इनकी सोच और पाकिस्तान की सोच एक जैसी लगती है। नहीं बिल्कुल, हमें अपने गिरेबान में भी झांकने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। सर एक बार फिर से मैं एक सवाल यूपी की पॉलिटिक्स पे, चूंकि आपने कांग्रेस की बात की थी, तो कांग्रेस के रोल पॉलिटिक्स, यूपी पॉलिटिक्स में मैंने वो क्यों वो पहलगाम में कहा नहीं नहीं सर, वहां से जुड़ रही थी बात, तभी आप वहां गए। लेकिन कांग्रेस की बात आपने की, तो आप कांग्रेस के रोल को कैसे देखते हैं? मेरा मतलब है कि क्या कांग्रेस और अखिलेश यादव, जैसा कि वो कह रहे हैं, वो नेचुरल अलायंस हैं, या फिर यही दलित वोट और मुस्लिम वोट के कॉमन ग्राउंड पर आगे जाकर उनके हित टकरा सकते हैं? और फिर अगर ऐसा होता है तो उसका फायदा क्या बीजेपी को मिल सकता है? नहीं बिल्कुल, अगर लॉन्ग रन, बहुत लंबे पीरियड की सोचिए तो बिल्कुल इसका जो है काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। लेकिन आज की डेट में कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है अलावा इसके, और अखिलेश के लिए भी जरूरी है कि साथ रहें। ये जरूर है कि कांग्रेस में बहुत बड़ी कमी है, वो कभी ये है कि जमीन पे काम जीरो करते। उनके जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं अजय राय, मुझे नहीं मालूम जब से वो बने उन्होंने क्या किया, नाम बहुत था, मैं भी बड़ी उम्मीद थी उनसे कि काबिल टाइप के नेता सुनते थे। राहुल गांधी एक अकेला, एक सिंगल मैन आर्मी है, वो जो करता है लगता है कि सिंसियरली कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कुछ ऐसा नहीं करके दिखाया है जिससे लगे कि यूपी की राजनीति में उनकी पार्टी इस दफे सक्रिय होने वाली है। इस तरीके का कोई एक छोटी सी एग्जाम्पल भी नहीं है जिससे लगे कि कांग्रेस ग्राउंड पे काम कर रही है। उसको रिवाइवल के लिए बहुत जरूरत है करने की। क्यों नहीं करते हैं राहुल प्रियंका, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन इससे उनके वो हमेशा बंधे रहेंगे और उनके लिए जरूरी है। लेकिन गठबंधन के लिए भी बहुत अच्छा होता अगर वो मेहनत करते अपनी पार्टी को कंसोलिडेट करने में, बढ़ाने में और जमीनी स्तर पे दिखने में।
सर एक बार फिर आखिरी सवाल मैं आपसे वही जानना चाहता हूं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही जानना चाहते हैं कि पहले जैसे संभल हुआ, वक्फ हुआ, उसके बाद फिर ये करणी सेना के बाद अखिलेश यादव अपना पीडीए का एक नैरेटिव लेकर आए, अब ये पहलगाम का हादसा हो गया। आपको लगता है कि अखिलेश यादव अपने इस पीडीए के आजमाए हुए हथियार के दम पर 2027 तक की राजनीति तक खींच ले जाएंगे, चुनावों तक खींच ले जाएंगे इस पॉलिटिक्स को, और वहां पर जाकर एक टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? नहीं, मुझे लगता है ये अखिलेश यादव इसी लाइन पे रहे, लेकिन बशर्ते एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी पार्टी में ये और बार बार जमीन पे उतर करके वो दिखाते रहे। अभी कर रहे हैं, अब एक्टिव हो गए हैं, काफी दिनों से अब करने में लगे हैं, लेकिन मुझे लगता है 27 तक इसको सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि इसी रफ्तार से करते रहे, और जैसे टाइम आए और रफ्तार तेज हो जाए, क्योंकि जितना वो जमीन पे उतरेंगे उतनी उनकी पार्टी कार्डर्स एक्टिव होंगे, और उनको भी अपने स्तर से कांग्रेस को समझाना चाहिए कि भाई आप अपने लोगों को जगाओ सोते से। समाजवादी पार्टी वाले जितना कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन काफी नहीं है 27 के लिए। लेकिन अभी वक्त है 27 के लिए, मुझे लगता है कि वो जुट जाएंगे, क्योंकि यही एक तरीका है उनके भी सर्वाइवल का। नहीं तो बीजेपी से लड़ना आसान। बीजेपी वो पार्टी है जो रात दिन एक्टिवली इलेक्शन मोड में रहती है, और ये समाजवादी पार्टी समझ रही है, लेकिन उतना जितनी जरूरत है उसके में अभी लगता है मुझे इनको और तेजी करनी पड़ेगी, और कांग्रेस को तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ना सिर्फ ज़बरदस्त टक्कर दी थी बल्कि एक तरीके से उत्तर प्रदेश में हरा दिया था, अगर उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव में भी अपना ये प्रदर्शन दोहराना है तो और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और ज़्यादा अपनी कोशिशों को धार देनी होगी। अखिलेश यादव को पीडीए के अपने इस आजमाए हुए हथियार को लगातार उसकी धार तेज करनी होगी, तभी 2027 में वो बीजेपी के सामने एक टक्कर के एक विकल्प के तौर पर खड़े हो पाएंगे। ये कहना है शरद प्रधान जी का। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने और तमाम विषयों पर पूरी बातचीत करने और हमारे दर्शकों के लिए एक तस्वीर पेश करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।